नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के लेक्चर नंबर 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने पढ़ा था कि जो 1D ग्राफ त्वरित्र है वो किस प्रकार से होता है। लेक्चर 4 में हम त्वरित्र, जिसे नॉर्मली प्रचलित नाम इसका है रेखिक त्वरित्र, लीनियर एक्सीलेटर इसको बोलते हैं, और इसका पुराना नाम ड्रिफ्ट ट्यूब एक्सीलेटर भी है। ड्रिफ्ट ट्यूब का मतलब है अपवाह नलिका, क्योंकि इस त्वरित्र में धातु की ऐसी नलिकाओं की आवश्यकता हमें होती है जिनकी सहायता से हम किसी आवेशित कणों को त्वरित कर सकते हैं एक सरल रेखा के अंदर। तो इसलिए उन अपवाह नलिकाओं को ड्रिफ्ट ट्यूब कहा जाता था, लेकिन प्रचलित नाम अब जो इसका है वो रेखिक त्वरित्र है। तो ड्रिफ्ट ट्यूब एक्सीलेटर या रेखिक त्वरित्र एक ही बात है। तो ये लेक्चर नंबर रहेगा अपना 4, और इसके नोट्स मैं आपको साथ साथ में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, कमेंट करें और अन्य विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें। वे उपकरण जिनके द्वारा परमाणुीय आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन आदि की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करके, उसकी काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि करके त्वरित कर सकते हैं, त्वरित्र कहलाते हैं। यानी उन उपकरणों को हम त्वरित्र कहते हैं जो क्या करते हैं, आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अल्फा कण हो गया, न्यूट्रॉन हो गया आदि की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करके उन्हें त्वरित कर सकते हैं। और रदरफोर्ड ने इनके उपयोग से नाभिक की संरचना को ज्ञात किया था, क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या किया था कि जो एटम्स है, सवर्णपण्णी जो उसने ली थी उसके अंदर बौछार करवाई थी अल्फा कणों की। तो वो बौछार जो एक स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन रेखिक त्वरित्र की सहायता से उन्होंने किया। और जब वे अल्फा कण नाभिक के पास पहुंचे तो उससे वो प्रतिकर्षित होकर और अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ गए। तो वो उसका जो प्रयोग था उसके अंदर रेखिक त्वरित्र का प्रयोग हुआ। यानी इसका मुख्य काम क्या था कि अल्फा कणों को डायरेक्ट नाभिक की तरफ भेजना। अब हम देखते हैं कि इसकी संरचना और कार्य प्रणाली किस प्रकार से है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आप देखिए, आयन स्रोत से आयन पुंज का अंतःक्षेपण, यहाँ से आयन स्रोत से आयन पुंज का अंतःक्षेपण होता है। अब ये आयन स्रोत क्या होती हैं, ये सबसे पहले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि आयन स्रोत क्या होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग आयन स्रोतों के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो वो इन चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें आयन स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर जो आपको C1, C2, C3, C4 ये नलिकाएं दिखाई दे रही हैं, इन्हें बोलते हैं ड्रिफ्ट ट्यूब, अपवाह नलिका। और इसमें आप एक चीज नोट करें कि जो C1 नलिका है उससे ज्यादा लंबाई की C2 नलिका है, उससे भी ज्यादा लंबाई की C3 नलिका है। यानी जैसे जैसे नलिकाएं आगे लगती जाएंगी, जुड़ती जाएंगी, उनकी नलिकाओं की जो लंबाइयां हैं वो बढ़ती जाती हैं। C1 नलिका है, उसकी लंबाई L1 है, C2 की हो जाएगी L2, C3 की L3, C4 की L4, C5 की L5, यहाँ पे C4 है। और इनके मध्य में इस प्रकार से आयन पुंज है, आयन बीम है, वो लास्ट में बाहर निकलेगा। तो हमें ये प्रोसेस पढ़नी है कि नलिकाओं के मध्य में क्या होगा, किस प्रकार से आयन है वो त्वरित होगा। यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी स्रोत लगा हुआ है, यहाँ पे एसी सोर्स का उपयोग किया जाता है। अब इसके अंदर अपने को करना क्या होता है कि ये जो C1, C3 और C5 आगे आएगा, यानी विषम क्रमांक वाले जो नलिकाएं हैं वो रेडियो आवर्ती जो स्रोत है उसकी एक सिरे से जुड़ी होती हैं, और C2, C4 और C6 आगे जो आएगी वो सम क्रमांक वाली नलिकाएं हैं वो एक सिरे से जुड़ी होती हैं। इस प्रकार से इनके जोड़ने से क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एसी सोर्स है वो हाफ चक्कर में अपना साइन जो है वो प्लस माइनस वो बदलता रहता है। तो इस वजह से एक बार C1, C3, C5 जो है वो क्या हो जाती हैं, C1, C3, C5 जब नेगेटिव होती हैं तो उस टाइम पे C2, C4, 6 ये नलिकाएं क्या होती हैं, ये नलिकाएं पॉजिटिव हो जाती हैं। आगे वाले हाफ चक्कर में ये विषम क्रमांक वाली नलिकाएं तो प्लस हो जाती हैं और सम क्रमांक वाली नलिकाएं माइनस हो जाती हैं। यही प्रोसेस है इसकी, जिससे कि आयन है वो बार बार प्रत्येक नलिका से निकलते समय त्वरित होता रहता है, ऊर्जा ग्रहण करता रहता है। और ये हम व्यंजक इसका प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से ऊर्जा ग्रहण करता है, कितने टाइम पीरियड के अंदर ये ऊर्जा ग्रहण करता है। एक रेखिक त्वरित्र में विभिन्न लंबाइयों L1, L2, L3 इस तरीके से n क्रमांक तक हम जा सकते हैं।
कि धातु की बेलनाकार अपवाह नलिकाएं जिन्हें ड्रिफ्ट ट्यूब बोला जाता है, समान अंतराल पर इनके मध्य का गैप है वो बराबर होना चाहिए, लेकिन नलिकाओं की लंबाइयां जो है प्रत्येक क्रम में बढ़ती जाएंगी, लेकिन जो प्रत्येक नलिका के मध्य जो गैप है वो गैप क्या रहेगा, बराबर रहेगा। समान अंतराल पर विकल्प से आवर्ती वोल्टता स्रोत से जुड़ी होती है, अर्थात विषम क्रम संख्या वाली नलिकाएं जैसे C1, C3, C5 वोल्टता स्रोत के एक सिरे से और सम क्रम संख्या वाली नलिकाएं जैसे C2, C4, C6 दूसरे सिरे से जुड़ी रहती हैं। यदि वोल्टता स्रोत की आवर्ती F तथा विद्युत क्षेत्र की निर्वात में वेवलेंथ लैम्डा हो तो लैम्डा बराबर क्या रिलेशन आ जाएगा, C/F। ये क्यों आ गया भाई, V बराबर क्या होता है, N लैम्डा, N क्या है, आवर्ती है, V क्या है, वेलोसिटी है। यहाँ पे लाइट वेलोसिटी दे रखी है C, तो यहाँ पे C बराबर फ्रीक्वेंसी दे रखी है F और लैम्डा, तो लैम्डा वैल्यू देखें क्या आएगा, लैम्डा बराबर आएगा C/F। यही फॉर्मूला अपना बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया गया है। विद्युत स्रोत के कारण जब अपवाह नलिकाएं C1, C3, C5 धनात्मक होती हैं तो C2, C4, C6 ये नलिकाएं ऋणात्मक होती हैं। अर्ध आवर्त काल के बाद यानी आधे टाइम के बाद क्या होता है, ये एक पोजीशन विपरीत हो जाती है, यानी ये वाली जो है वो नेगेटिव हो जाएंगी और ये वाली जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। अब ये L1, L2, L3 यानी जो अपवाह नलिकाओं की जो लंबाइयां हैं वो हम इस प्रकार से लेते हैं कि जब धन आयन किन्हीं दो नलिकाओं के मध्य अंतराल में हो, इस प्रकार से इनकी लंबाइयां लेते हैं कि जब जो आपका धनायन है वो इन नलिकाओं के मध्य अंतराल में आता है तो पीछे वाली नलिका धनात्मक और आगे वाली नलिका ऋणात्मक हो, इससे धनायन क्या है, त्वरित होगा। यानी जो लंबाइयां हैं L1, L2, L3 वो इस प्रकार से में एडजस्ट करनी होती हैं कि जैसे ही एक नलिका को पार करके धनायन उनके मध्य गैप में आए तो उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, उसके आगे वाले जो नलिका है वो नेगेटिव होनी चाहिए और उसके पीछे वाली जो नलिका है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और ऐसा प्रत्येक बार होगा, जैसे ही वो नेक्स्ट गैप में जाएगा उसके आगे वाली उसको ऋणात्मक मिलनी चाहिए, उसके पीछे वाली नलिका उसको धनात्मक मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा, वो प्रत्येक बार 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 वो त्वरित होता जाएगा और ऊर्जा ग्रहण करता जाएगा, जिससे उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन नलिका के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होने से, लेकिन नलिका के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, धनायन नलिका में नियत वेग से सरलरेखा में गति करेगा। यानी अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है, क्योंकि वो धातु की बनी हुई है और धातु में विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ 0 होता है। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा था। तो इससे क्या होगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। गति करते हुए धनायन के लिए नलिका के मध्य गैप में लिया गया समय आवर्ती विद्युत क्षेत्र के आवर्तकाल T का आधा होना चाहिए। यानी जिस प्रकार से नलिका को वो गति करता हुआ धनायन है वो पार करेगा, तो जो गैप है उस गैप के अंदर जो वो टाइम लेगा वो टाइम आवर्तकाल के आधे के बराबर होना चाहिए। और इस आधे आवर्तकाल में धनायन एक अपवाह नलिका को पार कर जाना चाहिए। क्यों कर जाना चाहिए पार, आप सपोज करें जैसे मान लीजिए ये अपवाह नलिका है और ये यहाँ पर गैप है और ये दूसरी अपवाह नलिका है। जैसे ही वो धनायन यहाँ होगा और यहाँ होने के बाद इतने टाइम के अंदर क्या होगा, जैसे ही वो ये टाइम पीरियड है इसको पार करेगा, जैसे इस नलिका में मान लिया प्रवेश कर लिया उसने, तो इस नलिका में प्रवेश करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकले तो उसके लिए वहाँ पर आगे क्या होना चाहिए, नेगेटिव नलिका हो जानी चाहिए। और वो कब होगी, जब आपका टाइम पीरियड आधा हो, क्योंकि आधे टाइम पीरियड के बाद ऐसी जोर से उसका जो साइन है वो बदलने वाला है। तो जैसे जैसे नलिका की लंबाई बढ़ रही है उस हिसाब से उसके पास ऊर्जा भी उतनी बढ़ जानी चाहिए ताकि वो उतने ही टाइम पीरियड में प्रत्येक नलिका को पार करता रहे और हर कंडीशन में उसको आधा आवर्तकाल के बराबर समय मिले, ताकि उसका जो आगे जो नलिका है वो हर बार उसको नेगेटिव प्राप्त हो और उसके पीछे वाली नलिका वो उतने टाइम में पॉजिटिव हो जाए, जिससे कि वो त्वरित होता रहे। इस आधे आवर्तकाल में धनायन एक अपवाह नलिका को पार कर जाना चाहिए। तब धनायन नलिकाओं से बाहर आते समय प्रत्येक बार त्वरित होकर ऊर्जा ग्रहण करेगा। इस प्रकार धनायन की ऊर्जा क्या है, बढ़ती जाती है। ये तो इसकी प्रोसेस थी, कार्य प्रणाली थी, स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं इसका व्यंजक क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है व्यंजक, कंपटीशन के लिए भी और आपके BSc B.Ed एग्जाम के लिए भी। माना दो क्रमागत नलिकाओं के मध्य गैप में V' बराबर Vm cos ω t विभवांतर लगाते हैं। हमने यहाँ पे विभवांतर लगाया
वोल्टेज लगाई, उसको कहा V डैश और उसकी वैल्यू है Vm cos ओमेगा t। यहाँ पे आप जानते हैं Vm है उसका आयाम है, इसका आयाम Vm है। अतः गैप में E आवेश तथा M द्रव्यमान का धनायन EVM ऊर्जा ग्रहण करता है। यानी उस गैप के अंदर कितनी एनर्जी को ग्रहण करेगा, जितना उसका द्रव्यमान है आयन धनायन का, जो भी आपका धनायन है, और E उसका आवेश है, जितना उसका आवेश है, चाहे वो न्यूट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो अल्फा कण हो, जितना उसका आवेश है, जितना उसका द्रव्यमान है, उन दोनों का मल्टीप्लाई के रूप में ऊर्जा को ग्रहण करेगा। माना NV नलिका अंतराल LN में आयन का वेग है वो Vn है। तो समय की आवश्यक शर्त के अनुसार, समय की आवश्यक शर्त कौन सी, अभी हमने बात की थी, आधे आवर्त काल के बराबर टाइम वो लेना चाहिए। तो T/2 बराबर क्या होगा, Ln/Vn। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। समीकरण नंबर होगी 1। देखिए नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे Ln है वो लंबाई है, एक दूरी है, चाल यानी Vn यहाँ पे एक वेलोसिटी है, और समय यानी T/2 है। तो वही बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज किया। तो T/2 बराबर Ln/Vn, इक्वेशन नंबर होगी 1। n नलिकाओं को पार करने पर आयन का वेग निम्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी जब वो एक नलिका को पार करता है, सबसे पहले वाली नलिका को, तो वो EVM ऊर्जा को ग्रहण करता है। अगर वो n नलिकाओं को पार करेगा तो वो कितनी ऊर्जा ग्रहण करेगा, इंटू में n हो जाएगा, NEVM हो गया। और वो ऊर्जा किस प्रकार की है उसके पास, वो ऊर्जा है उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो NV नलिका के अंदर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, Vn होगी। तो 1/2 mVn² बराबर NEVM, ये इसका ऊर्जा संबंध हो गया। इन दोनों की सहायता से हम सारी कंडीशन जो है यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हमने Vn² का मान निकाल लिया, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2NEVM/m, और Vn की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, √2NEVM/m। इक्वेशन नंबर हो चुकी है अपने पास यहाँ पर 2। अब देखते हैं आगे समीकरण 1 से NV नलिका की लंबाई। समीकरण 1 क्या थी, T/2 बराबर Ln/Vn थी। तो यहाँ से Ln का जो मान मैंने ज्ञात किया तो Vn से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और Ln की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, नलिका की लंबाई। Vn की वैल्यू जो अभी हमने समीकरण 2 में निकाली थी वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो T/2 √2NEVM/m, इक्वेशन नंबर होगी 3। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि यहाँ से तो हमने उसकी वेलोसिटी ज्ञात की NV नलिका के अंदर जो आपका आयन है उसकी, और यहाँ से हमने NV नलिका की लंबाई ज्ञात कर ली। अब ये फॉर्मूले जो है वो आवर्ती के पदों में क्या होंगे, वेवलेंथ के पदों में क्या होगी, ये हमें देखना है। तो आवर्ती क्या होती है, आवर्ती होती है आवर्तकाल का व्युत्क्रम, यानी F बराबर 1/T। तो यहाँ से देखें आप, इस फॉर्मूले से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर T है तो 1/F लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ln बराबर 1/2F √2NEVM/m, इक्वेशन नंबर होगी 4। ये हो गया Ln का मान आवर्ती की पदों में। वेवलेंथ की बात करूं मैं, तो वेवलेंथ देखें यहाँ से C बराबर F लैम्डा, लैम्डा बराबर C/F, और यहाँ पे F की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो λ/c यहाँ पे आ जाएगा। यानी वेवलेंथ के पदों में जब आप व्यक्त करोगे लेंथ को, तो यहाँ पे आपके पास लाइट वेलोसिटी जरूर आती है। इसके बाद NV नलिकाओं की संख्या यहाँ पे आपके पास हो जाएगी λ/2। अब देखें ये C था यहाँ पर, और C जो है मैं वर्गमूल के अंदर लिखूंगा तो C² लिखूंगा, तो mc² यहाँ पर हो जाएगा, और mc² को आप एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखें Ln जो है वो क्रमांक जो है उसके √n, तो उसके समानुपाती आता है। ये मुख्य इसका रिलेशन है। जिस प्रकार से हम क्रमांक बढ़ाते जाएंगे नलिकाओं का, तो नलिकाओं की जो लंबाइयाँ हैं, अपवाह नलिकाओं की जो लंबाइयाँ हैं वो बढ़ती जाएंगी उसी अनुपात में। ये काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है, कॉन्सेप्ट है, और कंपटीशन में बहुत बार ये पूछा जाता है। यानी जो अपवाह नलिकाओं का अगर अनुपात लें लंबाइयों का, L1/L2 अनुपात L3 बराबर क्या आएगा, 1/√2/√3/√n। इस प्रकार से ये हमारे पास रिजल्ट आता है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो अपवाह नलिका की लंबाई है Ln, वो वेवलेंथ के समानुपाती और आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात त्वरित्र की कुल लंबाई आरोपित प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र की वेवलेंथ लैम्डा के समानुपाती और आवर्ती F के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें लैम्डा को अगर हम कम कर दें तो हम Ln को कम कर सकते हैं, यानी उस त्वरित्र को हम छोटा कर सकते हैं। और अगर आवर्ती को बढ़ा दें, कौन सी आवर्ती को, जो प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र हमने लगाया उसकी आवर्ती को हम बढ़ा दें तो हम छोटा त्वरित्र बना सकते हैं, क्योंकि आवर्ती बढ़ाने से लंबाई कम हो जाएगी। आवर्ती बढ़ाने का सीधा मतलब यहाँ पे यही है कि हम
कम लंबाई के अंदर कम अपवाह नलिकाओं का प्रयोग करते हुए उस धन आयन को त्वरित ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इससे हमें ज़्यादा नलिकाओं को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमें ज़्यादा लेंथी त्वरित्र बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा जो साइज है त्वरित्र का वो छोटा हो जाता है। यदि त्वरित्र में n नलिकाएं हो तो टोटल एनर्जी उसकी क्या होगी, बराबर NeVm होगी। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और जुड़ता है, यदि त्वरित्र में भेजने से पहले ही धन आयनों की ऊर्जा k थी, हम सपोज करें कि k एनर्जी उनके पास पहले से थी, जब हमने उसको त्वरित्र में भेजा तो वेग क्या होगा अपवाह नलिका को पार करते समय। तो इसका रिजल्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। जो अपना फॉर्मूला हमने पहले लगाया था ऊर्जा संबंध, उसमें प्लस k आपको करना है कि उसके अंदर k ऊर्जा पहले से थी। तो यहाँ से Vn की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो सिर्फ प्लस k आ जाएगा। यहाँ से Ln की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, Vn की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। k की वैल्यू जो है वो आपको न्यूमेरिकल में दी जा सकती है या कंपटीशन में ये पूछा जा सकता है कि अगर पहले से उनके पास एनर्जी k हो तो उसके लिए कौन सा व्यंजक सत्य है, लंबाई के लिए या उसकी वेलोसिटी के लिए। तो धन आयन की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, बराबर NeVm प्लस k हमारे पास हो जाती है। इस त्वरित्र का लाभ क्या था, इससे भारी आयनों की समांतर कार्य व समांगी पुंज प्राप्त कर सकते हैं। जो आयन भारी होते हैं जैसे न्यूट्रॉन हो गया, अल्फा कण हो गया, प्रोटॉन हो गया, उनका एक पुंज प्राप्त कर सकते हैं। सीमाएं यानी इसकी लिमिट्स क्या हैं, क्या लिमिट, कौन सी लिमिट में काम करता है। इसका साइज लगभग 3 किलोमीटर तक होने से इसमें निर्वात बनाए रखना जटिल कार्य है, क्योंकि इन आयनों को त्वरित करने के लिए इसमें बहुत सारी नलिकाएं हमें जोड़नी पड़ती हैं और प्रत्येक बार नलिका की लंबाई भी बढ़ानी पड़ती है, जिससे इसका साइज है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। जो पहले जो त्वरित्र बनाया गया था वो लगभग 3 किलोमीटर का होता था, या हम नॉर्मली त्वरित्र जो बनाते हैं रेखिक त्वरित्र, उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। तो इतने बड़े त्वरित्र के अंदर निर्वात बनाए रखना आसान काम नहीं होता। तो ये इसकी एक सीमाओं के अंदर शामिल है पॉइंट। और यहाँ पे लाभ आप देख सकते हैं, एक समांतरकारी और समांगी पुंज प्राप्त हम कर सकते हैं। तो ये था रेखिक त्वरित्र। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।